नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं व्याकरण पाठ उपसर्ग। बच्चों, हर भाषा में विचारों को व्यक्त करने के लिए ढेर सारे शब्द होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भाषाओं में ये शब्द कैसे बनते हैं? प्रत्येक भाषा में 3 तरह से ये शब्द बनाए जाते हैं। पहला उपसर्गों के द्वारा, दूसरा प्रत्ययों के द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपसर्गों के द्वारा शब्द निर्माण की कला। चलिए जानते हैं क्या हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द नहीं, शब्दांश हैं। ये मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और अर्थयुक्त होते हैं। शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ले आते हैं और साथ ही इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं होता। इस आधार पर यदि उपसर्ग की परिभाषा निर्मित की जाए तो हम कहेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सगुन, अपयश, दुस्साहस, अनुशासन, प्रबल, अबोध, विनाश, अभिशाप आदि। उपसर्ग का संयोग सदैव मूल शब्द के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि आखिर ये मूल शब्द क्या होते हैं। बच्चों, किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनके खंड कर देने पर वह अपना अर्थ खो देते हैं और वर्ण मात्र बनकर रह जाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध, घर, पुत्र, बल, वायु, आकाश, पानी, पुस्तक आदि। इनके टुकड़े करके देखिएगा, ये वर्ण मात्र रह जाएंगे और अपने अर्थ को खो देंगे, अर्थात ये मूल शब्द हैं। अब समझते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण के तौर पर अव उपसर्ग गुण मूल शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द अवगुण की रचना करता है। ठीक इसी प्रकार स्व उपसर्ग देश से मिलकर स्वदेश शब्द बनाता है। निर उपसर्ग बल के साथ जुड़कर निर्बल शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग को विस्तारपूर्वक समझने के लिए मुख्यतः 3 भेदों में बांटा जाता है: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग। अब जानते हैं क्या है तत्सम उपसर्ग। बच्चों, वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में ही जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ हमने एक तालिका के माध्यम से आपको इन्हें विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव। हमने उदाहरण में शब्द लिए हैं अधर्म, अचल। अधर्म यानी जहाँ धर्म का अभाव हो। ठीक इसी प्रकार अचल जहाँ चलायमान ना हो, यानी जो जिसमें चलने का निषेध हो। इन दोनों ही अर्थ में इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस तालिका में हमने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। हालांकि ये समस्त उपसर्ग नहीं है। अन्य उपसर्गों के विषय में जानने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो लंबी चौड़ी तालिका दी गई है उसे देखकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ समय अभाव के कारण हम संपूर्ण उदाहरण यहाँ नहीं दे सकते। अब देखते हैं तद्भव उपसर्ग। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते जिनका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो गया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ परिभाषित तौर पर अगर हम कहें तो वे उपसर्ग जो संस्कृत उपसर्गों के रूप में थोड़े परिवर्तन से विकसित हुए हैं, तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अ, अन, अध, कु, नि, भर, स, कु, सु, चौ आदि। इन सभी उपसर्गों के अर्थ एवं उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। बच्चों, अब बात करते हैं आगत या विदेशी उपसर्ग की। तो विदेशी उपसर्ग वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे उर्दू भाषा के उपसर्ग या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं।
उर्दू के उपसर्गों में हमने पहला उपसर्ग लिया है एन, जिसका अर्थ है ठीक या पूरा। उदाहरणों में देखें तो एन वक्त, एन मौका। इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बद, बा, बिला आदि। इन सभी के सामने इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। अब कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देखें, जैसे सब यानी कि अर्थ है उप। उदाहरण के तौर पर हमने शब्द लिया है सब इंस्पेक्टर। दूसरा उपसर्ग है हेड, जिसका अर्थ है प्रमुख। उदाहरण है हेड मास्टर। इसी तरह अन्य उदाहरणों में हम कह सकते हैं वाइस, हाफ, जनरल, डिप्टी, असिस्टेंट या चीफ आदि। बच्चों, इन तीन भेदों के अतिरिक्त संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयोग में लाते हैं, जैसे अधः। उदाहरण हमारा बनता है अधोगति या अधः पतन आदि। इसी तरह के कुछ उदाहरणों में जैसे चिर, पुनर्, सत, तत् आदि उपसर्ग आपको यहाँ तालिका में मिलेंगे, जिनके अर्थ और उदाहरण भी दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ अभी हमने उपसर्ग के अर्थ, परिभाषा, उसके भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक जाना समझा, लेकिन यहाँ कुछ तथ्यों को मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी जो कि ध्यान रखने योग्य भी हैं। सभी शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। केवल वे शब्दांश जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं उन्हीं का हम उपसर्गों के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर मूल शब्द एवं उपसर्ग की भाषा सदैव एक समान होनी चाहिए। यानी यदि आपने तत्सम उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो मूल शब्द भी तत्सम शब्द ही होगा। इसी तरह अंग्रेजी शब्द का उपसर्ग लेने पर उसके साथ मूल शब्द भी अंग्रेजी का ही होगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एकाधिक उपसर्गों के प्रयोग की। तो बच्चों, किसी भी मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाना संभव है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर शब्द लेते हैं स्वाभिमान। यहाँ पर स्व और अभि उपसर्ग के तौर पर प्रयोग में लाए गए हैं और मान जो है मूल शब्द है। इसके बाद बारी आती है संधि युक्त और संधि मुक्त शब्द की। तो बच्चों, संधि युक्त शब्द वे हैं जिनमें दोनों खंड आपस में पूरी तरह मिले हों, जैसे सु प्लस अच्छ मिलकर बनाते हैं स्वच्छ। जबकि संधि मुक्त वे हैं जिसमें दोनों खंड पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, जैसे सु प्लस पुत्र। तो संधि केवल संस्कृत उपसर्गों और शब्दों के बीच में ही होती है। हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी शब्दों के उपसर्ग हमेशा अलग अलग ही होते हैं और सहजता से पहचाने जा सकते हैं। उपसर्ग भले ही अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हों, लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। हमेशा मूल शब्द के साथ जोड़कर ही ये प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपसर्गों के नियमों की। बच्चों, दुर उपसर्ग का प्रयोग सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में ही किया जाता है, जैसे दुर्लभ, दुर्बल, दुर्बोध आदि। इसी तरह दुस उपसर्ग का प्रयोग स, त जैसी अघोष ध्वनियों के पूर्व ही किया जा सकता है, जैसे दुस्साहस, दुस्साध्य आदि। ठीक इसी प्रकार दुष उपसर्ग का प्रयोग क, प जैसी अघोष ध्वनियों के पूर्व ही किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दुष्प्रभाव या दुष्कर्म। और अंत में दुष उपसर्ग का प्रयोग च आदि ध्वनियों के पूर्व कर सकते हैं, जैसे दुष्चरित्र या दुश्चिंता। किसी उपसर्ग युक्त शब्द में से यदि हमें उपसर्ग को अलग करना हो तो सबसे पहले उसके मूल शब्द को अलग कीजिए। उपसर्ग स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सहजता से उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आशा है मेरा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द आप मेरे नए आने वाले वीडियो से जुड़ सकें।